तो थोड़ा सा अपने दिमाग के तारों को खोल करके इस टॉपिक को जो है थोड़ा सा जो है पढ़िएगा। हम चर्चा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर कर रहे थे। हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो, लाइट तो नहीं गई ना, हाँ, हमने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला है mr², जनरल फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमने पता लगा लिया था। ये फॉर्मूला पॉइंट मासेस के लिए अप्लाई हो सकता है, अगर तुमने ध्यान दिया होगा तो छोटे छोटे मासेस थे उनके लिए हम ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते थे। हमने आपसे बोला था कि जब आप अपनी एनसीईआरटी के डायग्राम पर जाएंगे, बुक पर जाएंगे, तो वहाँ एक टेबल बनी हुई है जिसमें हर फिगर का अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है। आप उसको याद करके आएंगे। क्या आप याद करके आए? अगर आप याद करके आए तो अब हम देखेंगे कि उनमें से कुछ चीजों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूज का पता कैसे लगाया जाए। आओ थोड़ा सा जरा प्रैक्टिस करके देखें। एग्जाम्पल देखते हैं। आज प्रैक्टिस ही रहेगी तो बात करेंगे एग्जाम्पल 1 की। हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास में जो है स्क्वायर है, हमारे पास में क्या है? स्क्वायर है। और इस स्क्वायर पे हम क्या लेट कर रहे हैं कि यहां पे, यहां पे, यहां पे और यहां पे मास रखा हुआ है स्मॉल m, और ये पॉइंट मास है। कैसा मास है? पॉइंट मास कह सकते हो। स्मॉल m सब मास रखा हुआ है। और जो स्क्वायर है जी, इसकी जो साइड है वो हम लेट कर लेते हैं a है। स्क्वायर की साइड हम क्या लेट कर रहे हैं? स्क्वायर की साइड a है। हम आपसे कह रहे हैं आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए इस स्क्वायर का इस एक्सिस पर। अब हमने ये क्रॉस लगाया। क्रॉस का क्या मतलब है ये आपको समझना चाहिए। क्रॉस का मतलब होता है परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स, और डॉट का मतलब होता है परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स। क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड्स और डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड्स। मैं एग्जाम्पल देके बताऊं कि उदाहरण के लिए अगर ये एक रिंग है तो क्रॉस का मतलब है कि एक एक्सिस इसमें ऐसे आ रही है, तो ये तो हुआ क्रॉस का मतलब परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स, और डॉट का मतलब होगा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स, यानी कि ऐसे। बोलो क्लियर है? ये हुआ इनवर्ड्स और ये क्या हुआ? आउटवर्ड्स। तो एक एक्सिस जो ऐसे पास हो रही है, हमको इस एक्सिस पर इस पूरी जो ये जो शेप तुमको दिखाई दे रही है, हमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करना है भाई? कैलकुलेट करना है। कैसे करें भाई? कोई आइडिया तुम दो मुझे समझ में आता है। देखो अभी तो आइडिया मैं ही दूंगा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जा सकता है बशर्ते कि मैं इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर पाऊँ। हाँ ना बोलो। अगर मैं इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर पाऊँ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जा सकता है। अगर ये पूरी साइड a है और ये स्क्वायर अगर है तो ये पूरी साइड भी कितनी होगी? a। तो अगर मैं पाइथागोरस लगाऊं तो ये पूरी साइड क्या हो जाएगी? a√2। अरे हाँ ना बोलो। ये पूरी साइड क्या हो जाएगी? a√2। तो इतनी साइड क्या हो जाएगी? a√2/2। ये भी क्या हो जाएगी? a√2/2, a√2/2, और ये भी हो जाएगी क्या? a√2/2। बोलो सही है? अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे पहले इस वाले मास का, क्योंकि फॉर्मूला है मास इनटू परपेंडिकुलर दूरी का स्क्वायर, तो इस वाले मास का मास m और परपेंडिकुलर दूरी ये है, और इसका स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो हो जाएगा a का स्क्वायर इंटू 2/4। सही है? प्लस करके इसका, प्लस करके इसका, प्लस करके इसका, या इंटू सीधा ही क्या कर दूं? बात एक ही है ना। या तो 4 बार जोड़ूं या मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूं। तो क्या 4 से 4 कैंसिल हो गया? हाँ ना बोलो। तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला निकल के आया? 2ma का स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया इस एक्सिस पे। सिंपल क्वेश्चन था। ये एग्जाम्पल 1 था। इससे हमने कुछ सीखा, कुछ जाना। बात करें अगर हम लोग एग्जाम्पल 2 की, और अब हम लोग चर्चा करें रिंग की। किसकी चर्चा करें? रिंग की। मैं ये कहूं कि जैसे लेट कर लो ये एक रिंग है, इस रिंग का मास m है और रिंग की रेडियस क्या है? r। और मैं कहता हूं इस वाली एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। इस वाली एक्सिस पे
तो पहले तो वही वाली बात तुम समझ रहे हो मैं कौन सी एक्सिस पे पूछ रहा हूं, ये रिंग है, मैं ऐसे पूछ रहा हूं। अच्छा एक बात ध्यान रखना, आगे चल के फिर कंफ्यूजन ना हो उसके लिए पहले ही बता रहा हूं, इस एक्सिस पे भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जा सकता है, इस पे भी तो पूछ सकता हूं, इस पे भी तो पूछ सकता हूं। सब अलग अलग एक्सिस हैं और सब एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या आएगी, अलग अलग। किसी पर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू सेम नहीं आएगी। अभी केवल हम इस एक्सिस पर पता लगा रहे हैं। अब मजे की बात यह है, क्योंकि इस एक्सिस पर एक चीज तुम ऑब्जर्व कर सकते हो कि इस रिंग के हर पॉइंट की दूरी सेम ही है भाई, हर तरफ से ये क्या होगी, आर। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा m इंटू में r का स्क्वायर। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, m इंटू में r का, है ना, टोटल मास m और दूरी हर तरफ से क्योंकि बराबर है तो सीधा सीधा आंसर क्या आ गया, m इंटू में r का स्क्वायर। बड़ा अच्छा लगा, लेकिन समस्या हमारे सामने जानते हो कहां से आनी शुरू होगी। देखो समस्या तब आनी शुरू होगी जब आज के एग्जाम्पल 3 में हम बात करेंगे रॉड की। किसकी बात करेंगे, लिखो नहीं, लिखो नहीं, टेक्निक समझो। समस्या यहां से शुरू होगी जब हम बात किसकी करेंगे, रॉड की। अगर मैं ऐसा बोलूं तुम लोगों से कि ये मेरे पास में एक रॉड है, या ऐसा करता हूं मैं एक एक्सिस ऐसे बना लेता हूं और अब मैं कह रहा हूं कि ये एक रॉड है, इस रॉड का मास है m, लेंथ है l और इस एक्सिस के अलोंग मैं आपसे पूछता हूं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। गलत जवाब, फिर का ही तो जवाब दे रहा हूं, ठीक, बिल्कुल गलत जवाब। आंख बंद करके घोटा नहीं लगाना चाहिए। आओ समझें। सबसे पहली समस्या, हम एकदम बेसिक यूजर की तरह जरा सोचना शुरू करते हैं कि क्या इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल वैसे निकाल सकता हूं जैसे रिंग का निकाला। रिंग के केस में ध्यान लगाना, रिंग के केस में मैं ये देख पा रहा था कि हर पॉइंट की एक्सिस से दूरी बराबर थी, लेकिन इस रॉड के केस में मैं ये देख पा रहा हूं कि हर पॉइंट की दूरी एक्सिस से बराबर नहीं है। जैसे जैसे आप रॉड से दूर जा रहे हो दूरी बढ़ती ही जा रही है। तो इसके लिए बिल्कुल उस तरीके से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से आपने रिंग के लिए कैलकुलेट किया, या जो वो एग्जाम्पल था जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को करवाया जैसे आपने इसके लिए कैलकुलेट किया। इसमें और उसमें क्या अंतर है, यहां पर एक मास है और वो फिक्स दूरी पर है, लेकिन वहां पर मास एक नहीं है, कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है। लेंथ के साथ मास की वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो क्योंकि एक्सिस से हमारी दूरी बदल रही है, जब कभी भी एक्सिस से हमारी दूरी बदलेगी हमको इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। हमको किसका सहारा लेना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो इस केस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे निकालें, आओ हम निकालने की कोशिश करते हैं। क्या काम करते हैं, हम यहां से x दूरी पे जाके dx लेंथ की, समझना, x दूरी पे जाके dx लेंथ की एक बहुत ही पतली सी पट्टी मान लेते हैं, क्योंकि लेंथ बहुत छोटी है, क्योंकि लेंथ बहुत, और इसकी दूरी यहां से क्या है, फिक्स है। तो क्योंकि लेंथ बहुत छोटी है तो इसका मास भी बहुत छोटा होगा। तो हम क्या काम कर सकते हैं, हम क्या इस छोटी सी पट्टी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। हाँ हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इसकी दूरी तो क्या है, फिक्स है। भाई पूरी रॉड की दूरी तो फिक्स, लेकिन इस छोटी सी पट्टी की दूरी क्या है, फिक्स है। तो इस छोटी सी पट्टी का क्या निकाल सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या पूरी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। इसलिए सबसे पहला काम हमको ये पता लगाना कि इस छोटी सी जो ये जो हमने पट्टी कंसीडर करी है इसका मास क्या होगा, dm। इसका मास भी स्मॉल होगा ना, इसका मास हम मान लेते हैं dm। इसका मास क्या होगा, ध्यान लगा के देखो, टोटल रॉड की मास m, टोटल रॉड की लेंथ l। तो अगर मैं ये लिख दूं कि मास पर यूनिट लेंथ क्या बनेगा, m/l।
और यूनिट इसकी क्या बनेगी, ध्यान से सोचो, तो किलोग्राम पर मीटर। मतलब कहने का ये 1 मीटर का मास कितना है, m/l। 1 मीटर का मास कितना है, m/, भैया मुझे लगानी तो मैं आया, 1 मीटर का मास हमने कितना मान लिया, m/। तो एक बात सोचो, 1 मीटर का मास अगर m/l, तो dx मीटर का मास कितना होगा, dx की मल्टीप्लाई इससे कर दें। ये वही बात होगी कि 1 केला अगर 2 रुपए का, तो 10 केले कितने के, 20 रुपए के। तो अगर 1 मीटर का मास m/l, तो dx मीटर का मास कितना होगा, तो देयरफॉर हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि dm बराबर होगा जी m/l इंटू में dx। यार हाँ ना बोलो, होना चाहिए। ये इसका स्मॉल मास आ गया, तो क्या हम इस छोटी सी पट्टी का स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं, di? क्योंकि पट्टी छोटी है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी छोटा होगा, इसलिए उसको लिखा जा रहा है di। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला मास गुणा परपेंडिकुलर दूरी का स्क्वायर। क्या इस पट्टी का मास है dm, तो di की जगह लिख दिया dm इंटू में एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी का स्क्वायर, और एक्सिस से इसकी परपेंडिकुलर दूरी कितनी है, x। तो क्या लिखा गया, dm इंटू में x का। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इंटीग्रल हाँ ना बोलो, लिमिट क्या लगानी चाहिए, इस रॉड का ये वाला हिस्सा एक्सिस पर ही है, तो ये तो 0 दूरी पर है, और आखिरी वाला हिस्सा कितनी दूरी पर है, l। आखिरी वाला हिस्सा कितनी दूरी पर है, l। तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करूं, 0 से l। तो क्या पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, हाँ ना बोलो। तो इंटीग्रल di का आंसर तो आ गया i बराबर इंटीग्रल 0 से l। क्या dm की जगह मैं लिख सकता हूं m/l dx, तो dm की जगह लिखा m/l dx इंटू x का। अरे हाँ कि ना, जो चीज बाहर आ सकती है उसको बाहर ले लो। तो i बराबर m/l इंटीग्रल 0 से l ऑफ x स्क्वायर dx। मुझे बिल्कुल नहीं लगा तो मैं आया, x स्क्वायर dx का इंटीग्रल क्या आएगा, x³/3। तो i बराबर m/l इंटीग्रल ऑफ x³/3, 0 से 3 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ गया भैया, ये बचा m/3l। अंदर सॉल्व होगा, अपर लिमिट माइनस, तो एक बार x की जगह l रखेंगे तो हो जाएगा l का क्यूब माइनस 0 का। i बराबर आ गया ml³/3l, l ने l को मारा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया ml²/। मुझे लगा नहीं तो मैं आया, हाँ ना बोलो भाया। तो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे निकलेगा। अगर पॉइंट मास है, एक ही मास रखा हुआ है कहीं पर, तो उसकी मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर दूरी के स्क्वायर से कर दो, डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन अगर मास बिखरा हुआ है, अगर मास फैला हुआ है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे डिराइव किया जाएगा। क्या ये बात तुम्हें पल्ले पड़ी? ढंग से सीख लेना, क्योंकि मैं रॉड में ही तुम्हारे प्राण निकाल के बाहर रख दूंगा, इसी केस में केवल आज इसी पे चर्चा करूंगा, देखता हूं तुम कितना कर पाओगे। अब इसको जरा उतार लो, फिर उसको उतारना, फिर उसका अगला केस मैं तुम्हें देता हूं खुद से करने के लिए। देखो बहुत ध्यान लगा के इस डायग्राम को अगर तुम देखो, तो इसमें और पिछले वाले केस में केवल एक फर्क है, एक्सिस का। रॉड वही है, लेंथ वही है। अब मान ले मैं यहां से x दूरी पे जाके dx विड्थ की एक पट्टी मान लूं। मजे की बात यह है, क्योंकि रॉड का मास और लेंथ सेम है, तो 1 मीटर का मास अभी भी कितना होगा, m/l। 1 मीटर का मास अभी भी कितना होगा, m/l। तो जब इस पट्टी का dm लिखा जाएगा, तो dm बनेगा m/l dx, वही जो पहले बना था। फिर इसका di लिखा जाएगा, तो भी यही तो बनेगा, dm इंटू में x का, यही तो बनेगा। ये जब टोटल निकालूंगा और इंटीग्रेट करूंगा, तो अब की बार लिमिट में फर्क आएगा, लिमिट में फर्क आएगा। क्यों? क्योंकि अब की बार एक्सिस बीचों बीच में, ये अगर प्लस x एक्सिस है, तो ये कैसी एक्सिस है,
तो रॉड का ये वाला हिस्सा यहां से -l/2 दूरी पर है और रॉड का ये वाला हिस्सा यहां से +l/2 दूरी पर है। तो लिमिट कहां से कहां तक की होनी चाहिए? पूरी रॉड की निकालनी है ना, तो -l/2 से +l/2 ये लिमिट होनी चाहिए। या इंटीग्रल DI 0 से l/2 यहां से यहां तक का निकाल के इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दो। इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दो? 2 से, क्योंकि ये आधा है, ये दूरी और ये दूरी बराबर है, तो जितना इसका होगा उतना ही दोनों को जोड़ देंगे तो मल्टीप्लाई। या तो ऐसे कर लो तब भी आंसर सेम आएगा, या वैसे कर लो तब भी आंसर क्या आएगा? सेम। आओ करके देखें, तुक्के में कैसे निकाल लिया वो लोगों ने, वो एक अलग बात है। प्रॉपर मेथड ये है। अब कैसे होएगा ध्यान लगा के देखो। इंटीग्रल DI तो हो गया आई, इंटीग्रल 0 से l/2 dm की वैल्यू क्या निकलेगी? dm m/l dx, m/l इंटू dx इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2। बोलो सही है? अब जो चीज बाहर आ सकती है उसको बाहर ले लो, और ये बाहर निकालने का भी रूल समझ लो, बहुत से लोगों को नहीं शायद से समझ में आता हो। कौन सी चीज बाहर आएगी तुम्हें इसे देखना है। ये d किसके साथ लगा हुआ है? d किसके साथ लगा हुआ है? x के साथ। तो जिसमें x नहीं है वो सब बाहर निकल जाएंगे। मतलब जो चीजें x पे नहीं डिपेंड कर रही वो सब कहाँ आ जाएंगी? बाहर। वो सब कांस्टेंट मानी जाती हैं। तो i बराबर देख 2m/l बाहर आ जाएगा, अंदर रह गया x² dx, इसका इंटीग्रल आएगा x³ 3 लिमिट 0 से l/2, 2m/3l अपर लिमिट माइनस, तो l/2 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? l³ 8 का बराबर में सॉल्व होके 2m/3l इंटू l³ 8 l² 2 चौक 8 4 तिया 12 ml² 12 इंटू 2 यहां से आया कि जब मैंने ये हाफ का निकाला 0 से l/2 तो यहां से निकला ना। 0 से l/2 का मतलब क्या है? एक्सिस पे रॉड का ये वाला हिस्सा 0 लेंथ पे और ये l/2 पर, लेकिन हमको तो पूरी रॉड का निकालना है ना। तो आधी रॉड इधर है और आधी रॉड इधर है, तो मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा? 2। जो एक का निकला उसको गुणा कर देंगे किससे? नहीं पढ़ना चाहते 2 के चक्कर में तो सीधा बताया तो -l/2 से कहां तक सॉल्व कर दो? +l/2 तक, यही आंसर आएगा। अब तुमने ये फॉर्मूला बिल्कुल याद किया होगा, एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, तो ध्यान से समझना, इसीलिए करवा भी रहा हूं। एक्सिस भी दी होगी, डायग्राम में देखोगे ना ध्यान से, तो एक्सिस भी दी होगी कि कौन सी एक्सिस पर ml²/12 है। ये बीचों बीच वाली एक्सिस पर ml²/12 है। अगर एक्सिस बदल दोगे ना, अगर मैं इसको 1 सेंटीमीटर भी इधर कर दूं ना, ये आंसर चेंज हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, इसलिए आंख बंद करके घोटा मारने कोई फायदा नहीं है। उतार लो, फटाक से उतारो। और कैसे हैं अभी? कैसे ही तो निकलेगा जब सवाल दिया है। ये रॉड है, एक्सिस इस रॉड के अंदर से ही पास हो रही है। हैं? मुझे नहीं पता, मैं सीधा आंसर बताएगा। ऐसे पार्ट करेंगे ना इसका। तुम दिमाग नहीं लगा रहे सही से। बता आंसर। ऐसे बनाएंगे। सोचो, इतना बता दूंगा तो आंसर ही ना सॉल्व कर दूंगा मैं बताऊं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता देता हूं। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 0 इस एक्सिस पे। कारण है उसका, एक्सिस जो है वो बॉडी के अंदर से ही पास हो रही है, पूरी बॉडी के अंदर से। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है मास इनटू परपेंडिकुलर दूरी का स्क्वायर। जब एक्सिस ही बॉडी में से पास हो रही है तो दूरी क्या लोगे? 0। दूरी क्या लोगे? और इसलिए इस एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकलेगा? 0। लेकिन ठहरो, केस उतारने से पहले और भी केस हैं। फिर से रॉड और इसका मास m और लेंथ एक्सिस, दूरी a,
इस एक्सिस पे बोलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। होएगा, क्यों नहीं होएगा? होएगा, नहीं होएगा, तुम आंसर तो बोलो। क्या होगा? ma²। हाँ भाई, हाँ भाई, जल्दी करो। क्या होना चाहिए? सही कह रहे हैं, आंसर होना चाहिए ma²। क्यों? क्योंकि एक्सिस से इसके हर पॉइंट की दूरी क्या है? तो यहां पे इंटीग्रल करने की जरूरत, अरे जब दूरी सेम होगी तब इंटीग्रल करने की कोई जरूरत। वहां पे इंटीग्रल इसलिए कर रहे थे क्योंकि हर पॉइंट की दूरी सेम। ये बात तुम्हारी खोपड़िया में घुस जानी चाहिए। हाँ ना बोलो, पल्ले पड़ी बात। ये उतारना, दो केस उतारो, पांचवा और छठा। हाँ भाई, हो गया। दो केस उतार लिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। हटा दूं ना इसको? बहुत बढ़िया भाई। 6 केस हो गए ना आज। चलो चलो, एग्जाम्पल 7। यही रॉड है, मास m, लेंथ l। अब इस एक्सिस पे निकाल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना। मान लो ये सवाल ऐसे ही मेरे सामने आ गया और मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। एक चीज़ जो इस सवाल को देख के मेरे को क्लियरली समझ में आ रही है, मुझे समझ में आ रही है, शायद तुम्हें अब समझ में आए, कि अगर मुझे इस एक्सिस से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो इस रॉड के हर हिस्से की जो दूरी है वो बराबर तो नहीं है, कम से कम चेंज होती जा रही है। ये बात तो मुझे क्लियर हो गई। तो इसलिए सीधा सीधा तो मैं इसमें कोई भी फॉर्मूला लगा नहीं सकता। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे कोई एक इसका स्मॉल सा एलिमेंट मानना पड़ेगा। देखो मैंने क्या काम किया, मैं यहीं से शुरू होता हूं और x दूरी पे जाके ये dx विड्थ की, x पे जाके dx विड्थ की मैंने पट्टी मान ली। हाँ ना बोलो। अब क्योंकि रॉड का मास है, मैं लेंथ l है, तो मास पर यूनिट लेंथ क्या रहेगा? m/l। तो इस छोटे से हिस्से का मास क्या बनेगा? dm बनेगा m/l इंटू में dx। जो अभी पिछले सारे केसों में बन रहा था वही बनेगा, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। मास तो dm, स्मॉल मास तो उतना ही होगा। अब एक बात बताओ, ये रॉड है ना, इसको मैं ऐसे रख दूं, ऐसे रख दूं, ऐसे रख दूं, ऐसे रख दूं, ना तो इससे ओरिएंटेशन से, ना तो इसकी मास पे कोई फर्क पड़ रहा, ना इसकी लेंथ पे कोई फर्क पड़ रहा। तो मास पर यूनिट लेंथ तो क्या रहेगा? सेम। अब समस्या मेरे सामने कब आएगी? जब मैं इस छोटे से हिस्से का di लिखना चाहूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है मास इंटू में परपेंडिकुलर दूरी का, तो इसका मास तो dm है, इंटू परपेंडिकुलर दूरी। मेरा दिमाग ये कहता है इस पट्टी की परपेंडिकुलर दूरी ये होगी एक्सिस से, यही तो होगी। परपेंडिकुलर दूरी कहां से लेते हो? एक्सिस से। कहां से? और इस पट्टी की एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी ये होगी। हाँ ना बोलो। अब तुम ध्यान लगा के देखो, थोड़ा सा चमकेगा। अगर मैं एक त्रिभुज पूरा कर दूं, ट्राइंगल, देखो ऐसे ट्राइंगल पूरा होता हुआ दिखा क्या? ये वाला ऐसे दिखा। हाँ भाई, दिखा ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल में अगर मैं मान लो इसको ले लूं परपेंडिकुलर, या लेट करो, चलो दूसरे कलर से लिखते हैं ताकि तुम पहचान जाओ। इसको ले लूं परपेंडिकुलर, तो इस वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस
जो कि है x, बराबर क्या होना चाहिए? अरे यार हाँ ना बोलो। तो परपेंडिकुलर क्या आया? x साइन, यानी कि इस परपेंडिकुलर की दूरी कितनी आई? x साइन थीटा। हाँ ना बोलो। तो अब dm का सॉरी di का फॉर्मूला मास इंटू परपेंडिकुलर दूरी का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर दूरी क्या है? x साइन थीटा। तो इसका स्क्वायर क्या आएगा? x स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इंटीग्रल इंटीग्रल 0 से l तक, कहां से कहां तक? 0 से। तो इंटीग्रल di तो हो गया i, 0 से l dm की जगह m बाई l dx इंटू एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा i बराबर m बाई l साइन स्क्वायर थीटा। एक्स स्क्वायर dx वापस से क्या बचेगा? एक्स क्यूब बाय 3, लिमिट 0 से i बराबर m साइन स्क्वायर थीटा बाय 3l इंटू में l क्यूब माइनस 0 का क्यूब। यार हाँ ना तो बोलो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आया m l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 3। बोलो यही बचेगा ना? अभी सुनो जरा ध्यान से, एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 3, एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय, सुनियो ध्यान से। अगर मैं इस रॉड को ऐसे की बजाय ऐसे सीधा कर दूं तो थीटा कितना डिग्री हो जाएगा? हाँ, तो अगर थीटा 90 हो जाता उस्ताद, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या आएगा? एम एल स्क्वायर बाय, पहले केस में यही तो आया था बेटे, याद आया? पहले केस में रॉड सीधी रख रखी थी ना, तो एम एल स्क्वायर बाय क्या आया था? और जब मैंने इस एक्सिस को इसी के अंदर से पास कराया तो उस केस में थीटा क्या हो जाएगा? 0। जब एक्सिस इसी के अंदर से पास होगी थीटा क्या हो जाएगा? कब होएगा ये थीटा 0? कब होएगा? सुन, ये ऐसे की बजाय कैसे हो जाए? टी डी 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 डी। नहीं आया? ये ऐसे की बजाय अगर ऐसे सीधी हो जाए तो थीटा क्या हो जाएगा? और अगर ये सीधी हो गई तो एक्सिस इसी के अंदर से पास हो रही है ना, तो अगर थीटा हो गया तो देख इसी में रख के देख, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? मतलब ये जो मैंने फॉर्मूला निकाला ये मेस्टर फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? कोई भी कंडीशन दी हो, थीटा की अप्रोप्रिएट वैल्यू रख दे, जितने भी आंसर तूने अभी पीछे 4 एग्जाम्पल में डिराइव किए सारों का आंसर इससे आ जाएगा। हाँ ना बोलो। तुम्हारे तीतर उड़ गए भाई साहब, उतार डालो, तुम्हारी शकल से दिख रहा है।